हम फ्रैक्शन नंबर्स भिन्नात्मक संख्या के ई परीक्षा की जो आपके पास में गाइड बुक है उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे और हमने अपनी जो जर्नी थी वो लास्ट क्लास तक हमने 30 क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रश्न संख्या 31 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये शायद 31 है, ठीक है, ये 31 क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले सर हम उसी मेथड से आगे चलते हैं क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन सब आने हैं, वही फ्रैक्शन आना है, पार्ट बनना है, ठीक है। A person gives 1/2 part of his money. A person gives 1/2 part of his money to his son and 1/3 of the rest. याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/3 of the rest यानी कि बचे हुए का, रेस्ट का, to his daughter. If he is left with rupees 4,000, so how much money did the person have? एक व्यक्ति अपने धन का 1/2 भाग तो अपने पुत्र को देता है तथा शेष का 1/3 भाग, याद रखिएगा कुल का 1/3 भाग नहीं है, शेष का 1/3 भाग है। यहां जाके कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि अभी भी उसके पास में 4,000 रुपए और शेष बचे हुए हैं तो बताइए कि उसके पास में कितना धन था, कितना धन था, बस ये बताना है। कितना एजुकेशन है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर उसके पास टोटल मनी कितनी थी, हाउ मेनी अक्स, अज्यूम कर लेते हैं कि सर उसके पास टोटल अक्स था। अगर आपसे मैं ये कहूं कि सन को या पुत्र को कितना दिया, सर 1/2, तो अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/2, तो सर अक्स को कितना दिया, अक्स अपॉन 2। अब रिमेनिंग कितना है, क्योंकि डॉटर को तो जो रिमेनिंग मिला ना, रिमेनिंग का 1/3 है, बचे हुए का 1/3 भाग है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ से उसके पास में भी रिमेनिंग कितना है। सर टोटल अक्स था, अक्स में से अक्स अपॉन 2 उसने गिवन कर दिया, दे दिया, तो 2 आपका रिमाइंडर रहेगा और यहाँ से 2x बनेगा, माइनस अक्स रहेगा, तो अक्स अपॉन 2 सर अभी भी उसके पास में रिमेनिंग है, ठीक है। तो फिर उसके डॉटर को या अपनी पुत्री को उसने कितना दिया, सर रिमेनिंग कितना था, अक्स अपॉन 2 का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 1/3 पार्ट उसने डॉटर को दिया, रिमेनिंग का, बचे हुए का, ठीक है। तो कितना आ गया, अक्स अपॉन 6 किसको दे दिया, सर डॉटर को दे दिया, ठीक है। अब ये बताइए कि टोटल उसने कितना गिवन कर दिया या फिर उसने कितना उसने गिवन कर दिया। अगर हम यहाँ से आपको ये लिख देते हैं कि सर उसने टोटल गिवन कितना किया, यानी उसने कितना दे चुका है। सर सन को प्लस डॉटर को दोनों को पता करना पड़ेगा ना। सन को कितना दिया, अक्स अपॉन 2, डॉटर को कितना मिला, अक्स अपॉन 6, तो टोटल उसने कितना गिवन कर दिया। सर 2 और 6 का एलसीएम 6 ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर वाले के टेबल में देखेंगे तो 2 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 6 का 6 में 1 टाइम और अक्स, तो 4x अपॉन 6 क्या हो गया, सर उसने टोटल गिवन कर दिया, ठीक है। अभी उसके पास में लेफ्ट है, उसके पास में रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है, सर टोटल अक्स था, अक्स में से 4x अपॉन 6 तो उसने सर गिवन कर दिया। इसका डिनोमिनेटर रहेगा 1, 6 और 1 का एलसीएम 6, 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, इधर अक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 6 का 1 टाइम और ये कितना आ जाएगा 4x, तो 2x अपॉन 6 सर उसके पास में अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है, 2x अभी भी उसके पास में बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर उसके पास में 4,000 रुपीज बचे हुए हैं, उसके पास में शेष कितना है, 4,000 रुपीज उसके पास में शेष है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 2x अपॉन 6 है वो किसके इक्वल है, सर वो 4,000 रुपीज के इक्वल है क्वेश्चन वाले के, ठीक है। हम अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में और 6 जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2, 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 2,000 रहेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 यानी 12,000 रुपए सर अक्स की वैल्यू है। एक्चुअल में अक्स क्या था, सर उसकी टोटल मनी, एक्चुअल में अक्स क्या था उसके पास में, टोटल मनी, तो टोटल मनी कितनी आ गई सर 12,000, 12,000 आ गई। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको 12,000 कर लीजिएगा, 12,000 कर लीजिएगा, एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसके पास में टोटल मनी कितनी थी सर, 12,000 थी। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था कि टोटल आपने अक्स अज्यूम किया, अक्स में से सन को उसने 1/2 पार्ट दिया तो अक्स बट्टे 2 दिया, अक्स बट्टे 2 भाग दे दिया, ठीक है। इसके बाद में सर उसने रिमेनिंग जो बचा हुआ था उस बचे हुए में से अपनी डॉटर को अक्स अपॉन 1/3 पार्ट दिया, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि रिमेनिंग कितना है। सर टोटल कितना था, अक्स, अक्स में से सन को कितना दिया, 1 अक्स अपॉन 2, उसको माइनस किया तो 2 आपका डिनोमिनेटर रहा और 2x माइनस अक्स आपका कितना आ गया, अक्स अपॉन 2, यानी अभी भी उसके पास में बचा हुआ है, ठीक है। डॉटर को कितना गिवन किया, रिमेनिंग का 1/3, बचे हुए का 1/3 भाग, यानी 1/3 ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। तो शेष कितना था, अक्स अपॉन 2, उसका 1/3 कितना हो गया, अक्स अपॉन 6, ठीक है। तो टोटल कितना गिवन कर दिया सन प्लस डॉटर को, अक्स अपॉन 2 प्लस अक्स अपॉन 6, तो उसका टोटल कितना आ गया सर 4x अपॉन 6, तो सर उसने गिवन कर दिया। अब उसके पास रिमेनिंग कितना है, टोटल उसके पास में अक्स रुपीज थे, उसमें से 4x अपॉन 6 उसने सन और डॉटर को गिवन कर दिया, तो उसके पास में रिमेनिंग 2x अपॉन 6 उसके पास में बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, उसके पास में 4,000 रुपीज थे, तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं कि 2x अपॉन 6 किसके इक्वल है, 4,000 के, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12,000, यानी कि 12,000 रुपए सर उसके पास में क्या था, टोटल मनी। जो अगर उसकी हम देखना चाहें कि सर उसकी कुल मनी कितनी थी, तो सर उसकी टोटल मनी थी 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज उसके पास में टोटल मनी था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 एक इजी क्वेश्चन है, ये 31 भी इजी क्वेश्चन था। मोहन स्पेंड्स 1/5 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, 1/5 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड द 1/4 पार्ट ऑफ रेस्ट ऑन रेंट, ऑफ रेस्ट याद रखिएगा, ऑफ रेस्ट यानी बचे हुए का, रिमेनिंग का, एंड ही डोनेट्स ₹4,000 आउट ऑफ द रिमेनिंग, अभी भी बचे हुए में से रिमेनिंग अमाउंट टू ए ट्रस्ट, यानी कि जितना उसके पास और बच जाता है उसमें से भी ₹4,000 क्या करता है, ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। इफ हिज टोटल सेविंग्स आर ₹5,000, उसके पास में टोटल जो सेविंग्स रहती है वो 5,000 की रहती है, देन व्हाट इज हिज मंथली इनकम, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। ठीक है, फाइंड आउट करना, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। मोहन अपनी मासिक आय का 1/5 भाग तो भोजन पर खर्च कर देता है तथा शेष जो बचता है उसका 1/4 भाग वो किराए पर खर्च कर देता है। बचे हुए जितना भी बचता है उसका 4,000 रुपए किसी ट्रस्ट में दान कर देता है। यदि उसकी कुल बचत अगर आप देखना चाहो तो 5,000 रुपए है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, उसकी मासिक आय कितनी थी। देखो सबसे पहले अगर आप इसका फ्लो चार्ट बना लेते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से कर जाओगे। सर फ्लो चार्ट क्या होता है, अभी देखिएगा, जो हम लाइन खींचते हैं ना उसे फ्लो चार्ट कहते हैं एक्चुअल में। देखो सर सबसे पहले क्या हुआ कि उसकी मंथली इनकम आती है, ठीक है, उसके पास में क्या आती है, मंथली इनकम, मासिक आय। हम मान लेते हैं कि उसके पास में ₹X टोटल उसकी मंथली इनकम है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, उसने कुछ पार्ट्स कर लिए। सबसे पहले उसने फूड पर स्पेंड किया, यानी खाने पर खर्च किया। कितना किया, टोटल का 1/5 पार्ट, यानी कि ₹X तो किस पे स्पेंड कर दिया सर उसने, उसने सर इस पे अपने फूड पे खर्च कर दिए, ठीक है। अब इसके पास में फूड के बाद में रिमेनिंग कितना है, कितना बचा हुआ है सर, टोटल अक्स था, अक्स में से X/5 अगर आप माइनस करते हो तो 5 आपका डिनोमिनेटर रहेगा, इधर 5 अक्स आ जाएगा क्योंकि ये इधर 1 है तो, और ये अक्स आ जाएगा, तो सर उसके पास में 4x/5 अभी भी क्या सर उसके पास में बचे हुए रुपीज है, ठीक है। इसके बाद में ये रेंट के ऊपर या जो उसका जो किराया होता है उस पर क्या करता है, रिमेनिंग कितना है 4x/5, और इसका या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 1/4 पार्ट यहाँ पर स्पेंड कर देता है। आपको पता 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि X/5 किस पे स्पेंड कर देता है सर, वो रेंट पर स्पेंड कर देता है। अब ये बताइए कि जब उसने फूड पर स्पेंड कर दिया, खाने पर खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया, रेंट पर स्पेंड कर दिया, तो अब उसके पास में कितना रुपीस पीछे और रहा हुआ है। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि सर उसने स्पेंडिंग अमाउंट उसका कितना है। अगर आप देखना चाहो कि सर उसका टोटल स्पेंडिंग अमाउंट अभी तक कितना हो चुका है, अगर हम फूड का और उसका रेंट का देखें तो सर फूड पर उसने कितना स्पेंड किया, X/5, ठीक है। फूड पर उसने कितना स्पेंड किया, X/5 प्लस उसने, आपको अगर मैं यहाँ देखूं कि उसने किस पे, रेंट पर कितना स्पेंड किया सर, उस पर भी X/5 किया। क्या बात है, दोनों पे इक्वल इक्वल रुपीज खर्च किए ना। अगर हम देखना चाहे तो दोनों पर इक्वल इक्वल रुपीज, उस पे दोनों पे क्या किया सर, दोनों पे उसने इक्वल इक्वल रुपीज स्पेंड किए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना आएगा, 5, डिनोमिनेटर कितना आया 5, 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो अक्स और अक्स, तो सर उसने 2x/5 रुपीज क्या कर दिया सर, खर्च कर चुका अभी तक, ठीक है। इसके बाद में देखो आप जब इसके बाद में अगर क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहोगे, जब आप इसमें क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहोगे, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसके बाद में 4,000 रुपीज ट्रस्ट को, देखो ट्रस्ट क्या होता है सबको या तो पता होगा, नहीं देखो ट्रस्ट क्या होता है कि जहां पर क्या होता है कि एक तरीके से जैसे आपने देखे होंगे कि अगर मैं ट्रस्ट को बताना चाहूँ तो ट्रस्ट ये होता है कि जैसे जो मतलब दान करते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे सहायता करते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई किसी के पास में घर नहीं है तो उनको घर देते हैं, या मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों को ले जाकर पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से ट्रस्ट होते हैं। स्कूल में जैसे कोई ट्रस्ट होते हैं जो स्कूल चलाते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट की जैसे स्कूल्स होते हैं, बच्चों को बुलाते हैं वहां पे पढ़ाते हैं, तो वो ट्रस्ट होते हैं। और बाकी क्या करते हैं, कुछ लोग उस ट्रस्ट में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दान देकर आते हैं, फिर वो उन पैसों से क्या करते हैं, उन रुपीज से जो जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद होते हैं, उनको क्या करते हैं, जैसे उनको जो भी जरूरत होती है, जैसे शिक्षा की जरूरत होती है, अनाज की होती है, खाने की, उन सबको वो प्रोवाइड करते हैं, उसे हम ट्रस्ट कहते हैं। और उस ट्रस्ट में क्या होते हैं कि जो भी डोनेट करने वाले जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा उसमें पैसा आता है, उसमें रुपीज वो डोनेट करते हैं, या रुपीज हो गए कुछ भी डोनेट करते हैं, उससे वो फिर आगे जो जरूरतमंद होते हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि एक मीडिएटर है, जो ट्रस्ट क्या होता है, एक मीडिएटर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, इसको तो नहीं पता ना कि कहाँ का जरूरतमंद है, अब ये तो अपने बिजी होता है, तो ये अगर जरूरतमंदों तक अगर पैसा पहुंचाना चाहे या उनको हेल्प करना चाहे तो ये क्या करता है, ट्रस्ट को हेल्प कर देता है, और ये फिर ट्रस्ट उनको हेल्प कर देता है। तो ये एक तरीके से ट्रस्ट वो काम करता है, ठीक है। चलिए अब क्या करता है, अब देखो सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर रुपीज है दोनों तरफ, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है ना, दोनों तरफ रुपीज है। इसका मतलब कि सर यहाँ पर अगर हम देखना चाहे कि ट्रस्ट को उसने कितना
डोनेट किया सर ₹4000, 4000 रुपीज किए, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखना चाहें कि उसके पास में सेविंग कितनी है, बचत कितनी की उसने, तो सर सेविंग कितनी की सर उसने 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, 5000 रुपए। सर ये दोनों एक ही फैमिली के है ना, दोनों देखो सर 4000 और 5000 रुपीज सेम फैमिली के है ना। इसका मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा सर 9000 रुपीज। अब एक बात बताइए, अगर देखो सबसे पहले उसके पास में टोटल इनकम आई, ठीक है, टोटल इनकम आई। इनकम में से सबसे उसने फूड पर स्पेंड किया, फूड के बाद में उसने रेंट पर स्पेंड किया, रेंट के बाद में उसने सर डोनेट किया, और डोनेट के बाद में जो कुछ भी रहेगा वो उसकी क्या रहेगी सर, सेविंग या बचत रहेगी, सेविंग या बचत रहेगी, ठीक है। अगर मैं आपको इन दोनों को अगर सेपरेट कर देता हूँ कि ये दोनों तो एक फैमिली के हैं और ये दोनों एक फैमिली के हैं, अगर मान लो कि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ फूड और रेंट को इस टोटल इनकम में से, तो कौन बचेगा सर, फिर ये वाला बॉक्स बचेगा ना, पीछे पीछे ये वाला बचेगा ना 9000 रुपीज। यही तो हो गया ना कि अगर मान लीजिए फूड और रेंट को अगर मैं माइनस कर देता हूँ इस टोटल इनकम में से, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, डोनेट प्लस सेविंग, डोनेट प्लस सेविंग अभी रिमेनिंग रह जाएगा। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर ये दोनों रुपीज में आ गए, तो हम क्यों ना इन दोनों को एक साथ प्लस कर ले, कि जब फूड और रेंट पर स्पेंड करने के बाद में उसके पास टोटल कितने रुपीज थे सर 9000, उस 9000 में से उसने क्या किया सर 4000 फिर उधर डोनेट कर दिया, 5000 उसके पास में रह गए। तो क्योंकि हमें यहाँ से ये देखना है कि अभी उसके पास में कितने रुपीज अभी भी लेफ्ट है, रिमेनिंग कितने हैं। सर उसने टोटल एक्स रुपीज थे, एक्स में से फूड और रेंट पर कितना स्पेंड कर दिया सर, 2x अपॉन 5 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है, 5 स्पेंड कर दिया, तो इधर 1 आ जाएगा। इधर आप 5 का आप डिवाइड कर दोगे, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x माइनस 2x, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 3x अपॉन 5, 3x बटे 5 आपके पास में आंसर अभी रिमेनिंग रहेगा। लेकिन अब बताइए कि इसके बाद में 3x माइनस 5 में से क्या क्या करता है वो, सिर्फ 3x माइनस 5 में से 4000 रुपीज तो किसको देता है, ट्रस्ट को डोनेट करता है, और 5000 वो सेविंग करता है। तो क्यों ना इन दोनों को प्लस करके हम इसको 3x5 अपॉन 5 भी मान ले, क्यों ना हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इन दोनों को, देखो यहाँ तक तो 2x अपॉन 5 उसने स्पेंड कर दिया, अब ये जो बचा हुआ ये क्या सर उसके पास में 3x अपॉन 5 है, और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की ये 9000 रुपीज है दोनों मिलाकर, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं सर, इक्वल कर देते हैं। तो देखो सर उसके पास में 3x अपॉन 5 रुपीज अभी रिमेनिंग है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 रुपीज रिमेनिंग है, अक्स की वैल्यू निकालनी तो 3 डिवाइड में और 5 उधर मल्टीप्लाई में, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, 3 से 3 आपका डिवाइड हो जाएगा 9, तो 3000, और 3000 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा 15000 या 15000 रुपए सर उसके टोटल मंथली इनकम थी। उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी थी सर 15000 रुपए उसकी कुल मासिक आय थी। क्वेश्चन नो डाउट बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि सर, और आप मानना चाहो ना तो डिनोमिनेटर में 5 भी मान सकते हो, है ना, लेकिन 5 थोड़ा सा 5 मानोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 5 मत मानिएगा, अक्स एज्यूम कीजिएगा। अक्स एज्यूम किया, फूड पर एक्स अपॉन 5 रुपीज स्पेंड कर दिए, रिमेनिंग कितना था 4x अपॉन 5, रिमेनिंग का रेंट पर स्पेंड कर दिया x अपॉन 5। अब पता चला कि फूड और रेंट के स्पेंड करने के बाद में उसके पास है 4000 तो डोनेट करता है, 5000 उसके पास में सेविंग रहता है, तो क्यों ना इन दोनों को प्लस कर ले, यानी अभी उसके पास में 9000 रुपीज अभी उसके पास में थे, लेकिन हमने पता किया कि अभी उसके पास में अक्स के वैल्यू में कितने रुपीस थे, हमें अक्स के वैल्यू में तो पता करने पड़ेंगे ना। तो सर टोटल फूड और रेंट पर कितना स्पेंड किया 2x अपॉन 5, टोटल अक्स में से माइनस किया, तो रिमेनिंग जो है उसके पास में 3x अपॉन 5, ये अक्स के अंदर हमने लिख लिया कि उसके पास में 3x अपॉन 5 रुपीज है। अब 3x अपॉन 5 किसके इक्वल है 9000 के, तो अक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो कि उसके पास में 15000 या 15000 रुपए सर उसके पास में क्या थे, बचे हुए थे, उसके पास में क्या थे सर 15000 रुपए सर अभी भी उसके पास में रिमेनिंग थे, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33 को देखिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक बार मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप इनकी रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर आप इनको अपने हाथ से वापस सोल्व करोगे, फिर जो नहीं आएगा उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, तब जाकर आपके अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन पहला काम क्या है कि सबसे पहले क्लास में अच्छे से देखो, क्योंकि क्लास में अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर रिकॉर्डिंग भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पहले क्लास अच्छे से देखो, फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से देखो, फिर बनाओ उन क्वेश्चंस को, और तब जाकर फिर क्या होगा कि आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे, फिर क्या हो जाओगे आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे, और परफेक्ट होने के बाद में तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, if the difference between a number if the difference between a number and its reciprocal is 21/10 then that number is, किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है सर 21/10, 21/10 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, हमें ये तो पता है कि एक काम करते हैं कि सर क्यों ना हम ऐसा कर लें कि सर किसी नंबर को अक्स अज्यूम कर लेते हैं, संख्या, देखो संख्या क्या है, ऑप्शन ये है ना,
किसमें आ रहे हैं सर, फ्रैक्शन नंबर में आ रहे हैं। तो हमें भी क्या होने की एक फ्रैक्शन नंबर अज्यूम करना होगा, हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन नंबर, क्योंकि संख्या क्या है इन ऑप्शंस में से, ऑप्शंस हमारे फ्रैक्शन नंबर है, भिन्नात्मक संख्या, तो हम भी अज्यूम कर लेते हैं कि सर हमारे पास में x अपॉन वाई है, नंबर कौन सा सर, x अपॉन वाई हमारे पास में नंबर है, ठीक है। इसका अगर आपसे मैं व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल अगर मैं इसको पूछूं आपसे, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा, तो सर y अपॉन x होगा। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर, y अपॉन x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस करो, ठीक है। तो x अपॉन y में से y अपॉन x अगर माइनस कर देते हैं डिफरेंस, तो आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए, 21/10। कितना आना चाहिए सर, 21/10 आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा y और x का, पता है दोनों का, आप अगर अलग अलग एलसीएम लोगे तो सबसे पहले x में x का डिवाइड होगा, तो y और 1, फिर y में y का डिवाइड होगा, 1 और 1। आप किसी में भी किसी का भी एलसीएम ले सकते हो, जरूरी नहीं नंबर हो, इनका भी एलसीएम ले सकते हो, x y। अब देखो सर, सबसे पहले अगर मैं इसमें y का डिवाइड करूंगा, तो x y में अगर y का डिवाइड करूंगा तो y से y तो डिवाइड हो जाएगा, x जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना देगा, x और x स्क्वायर माइनस, सेम इधर रहेगा कि x y में अगर आप x का डिवाइड करोगे तो x से तो x डिवाइड हो जाएगा, y जो रहेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बना देगा, और आपके पास में कितना आ गया, 21/10। कितना आ गया सर, 21/10। अब देखो आपके पास में एक इक्वेशन बन चुकी है, इंपोर्टेंट क्या, आपके पास में इक्वेशन बन चुकी है, एक तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 21/10। इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमें पता है कि एक्स अपॉन वाई तो इसी चार ऑप्शंस में से ही है, एक्स अपॉन वाई तो इन चार ऑप्शंस में से ही है ना, तो क्यों हम इसको इतना सोल्व करें, इतना परिश्रम करें, हम सीधा सीधा x और y की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, जिसका भी वैल्यू इसको सोल्व करने पर 21/10 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x या तो ये x अपॉन y है, या इसका आंसर x अपॉन y है, या ये वाला x अपॉन y है, या ये वाला x अपॉन y है, तो एक x रहेगा एक y रहेगा, यहाँ वैल्यू पुटअप कर करके देख लेते हैं सबको, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए यहाँ से वापस देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने नंबर अज्यूम किया x अपॉन y, रेसिप्रोकल कितना हुआ y अपॉन x, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना हुआ y अपॉन x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों को डिफरेंस करो, हमने डिफरेंस कर लिया, y और x का एलसीएम कितना आया, x y, पहले y का डिवाइड करते, ऐसा तो करते ना, पहले इसका डिवाइड करते, इसका डिवाइड किया तो y से तो y डिवाइड हो जाएगा, x जो रहेगा ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बना देगा, क्योंकि x और x स्क्वायर सेम कहानी, यहाँ पर x इधर डिवाइड करेगा, y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 21/10 रहेगा। अब चलिए सर ऑप्शंस का यूज करते हैं, देखो ऑप्शंस का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा कि पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघातीय समीकरण, जो अभी आपको नहीं सीखनी चाहिए, समय के साथ आप इसे सीख जाओगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा ना। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन पहला लेते हैं 2/5, चलिए मान लेते हैं 2/5 है, वैल्यू पुटअप करो तो ये तो आपकी x की रहेगी, ये y की रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या, x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 करके देखिए, 2 5 जा 10, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम 5 का स्क्वायर देखना चाहें, 5 का स्क्वायर अगर आप करना चाहो तो कितना आएगा सर आपके पास में 25, 20 माइनस 5 तो कितना होता है 4, तो कितना आता है माइनस का 21/10, हो सकता है कि ये इधर उधर भी हो, है ना। देखो अब इंपॉर्टेंट एक और बात बताऊं, आपके पास में माइनस 21/10 आया ना, ठीक है। अभी और ऑप्शन देखें, अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता कि जो प्लस का 21/10 हो, तब तो ठीक है, तब तो इसी को यूज करेंगे, लेकिन अगर आंसर मिल जाए तो उसको चूज करेंगे। चलिए सर ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्या है 5/2, 5/2, ठीक है, ये आपके पास में x रहेगा, ये आपके पास में y रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, चलो इसको सोल्व करो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 कीजिए सर, 25 माइनस 4 अपॉन कितना 10, ये लो सर 21/10, 21/10 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर आपका राइट आंसर रहेगा, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर आप अगर इनका यूज करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की बजाय आप इसका यूज कीजिएगा। आपने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है, एक सिंपलीफाई इक्वेशन बना ली, क्योंकि यहाँ पर करते तो फिर वापस से आपको वही एलसीएम करना पड़ता है, फिर वापस से माइनस करने पड़ते, उसकी बजाय हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सा एक इक्वेशन बना ली, और आप यहाँ से भी कर सकते थे, नो डाउट आप यहाँ से भी कर सकते थे, सीधा स्टार्टिंग से भी कर सकते, मान लीजिए आपने 2/5 लिया, रेसिप्रोकल कितना होगा 5/2, माइनस करोगे तो 2 5 और 10 रहेगा, इसका करोगे तो 4, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 25, यहाँ से माइनस 21/10 नहीं बेटा सर। उसके बाद 5/2 लिया, रेसिप्रोकल किया 2/5 आया, और इधर किया तो 10,
ये मैं ऑप्शंस का सीधा अगर ऑप्शन से यूज करना चाहो तो 2 का करोगे तो कितना आएगा सर 25 माइनस कितना आएगा 4, तो ये कितना आ गया 21/10। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया कि एक्स अपॉन वाई को पहले सोल्व कर लिया, एक इक्वेशन बना ली, उसको इक्वेशन बनाकर फिर वहां पर हमने एक्स वाई की वैल्यू रखी। या फिर आप चाहो तो स्टार्टिंग भी ऐसे ही कर सकते हो कि सर क्यों ना हम पहला ऑप्शन लेते हैं 2/5, उसका रेसिप्रोकल करते हैं 5/2, उनको माइनस कर लिया। ऑप्शन नंबर बी यूज किया 5/2, उसका रेसिप्रोकल किया 2/5, उनको सोल्व कर लिया। तो भी आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्स अपॉन वाई ले सकते हो, चाहो तो इनमें से किसी एक को चूज कर करके उनका माइनस करके भी कर सकते हो। दोनों टाइप से आप कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन क्वेश्चंस को समझोगे ना, तब आपको ये हैबिट आने लगेगी कि सर कब तो हम ऑप्शंस के साथ में करें, कब विदाउट ऑप्शंस के करें। लेकिन जो ऑप्शन से होते हैं मैं उनको ऑप्शन से ही करवा रहा हूँ, ताकि आपकी हैबिट भी ऐसी हो, तो आप भी साथ साथ में सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रश्न संख्या 35 देखिए। A painter, a painter uses three colors. A painter uses three colors in his painting: red, blue, and green. If 1/3 part of his picture uses red, 1/3 part of the picture is uses red, 1/4 part blue, 1/4 part blue, and remaining part green, and remaining part green. यहाँ पर कोई भी आपको देखो, यहाँ पर जो 1/4 पार्ट ब्लू है, वो ये तो नहीं लिखा ना कि रिमेनिंग का 1/4, ये थोड़ी लिखा 1/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग, ये नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ कि 1/4 पार्ट टोटल का ही, टोटल का 1/4 पार्ट है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज ग्रीन। इफ ही स्पेंड्स रुपीज 35 फॉर ग्रीन कलर, रुपीज 35 फॉर ग्रीन कलर, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड फॉर रेड कलर, हाउ मच स्पेंड रेड कलर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इतना ऐसे क्वेश्चन करने से आपके क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग पावर ना अच्छी होती है। एक चित्रकार अपनी पेंटिंग में 3 रंग का प्रयोग करता है, एक लाल, एक नीला और एक हरा। यदि चित्र के 1/3 भाग में वो लाल लाल कलर करता है, 1/4 भाग में नीला करता है, तथा शेष भाग में हरा रंग प्रयोग करता है, जितना भी बच जाता है। यदि हरे रंग के लिए 35 रुपए खर्च करता है, तो लाल रंग के लिए कितना खर्च करेगा? देखो सर, यहाँ पर सिंपल सा मेथड है कि पहले इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। टोटल कितने कलर्स है आपके पास में? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल मेरे पास कितने कलर्स हैं, तो आप कहोगे सर टोटल जो कलर्स है मेरे पास 3 कलर्स है। एक आपके पास में रेड है, एक आप ब्लू यूज कर रहे हो, ठीक है, एक आप ब्लू यूज कर रहे हो और एक आप ग्रीन यूज कर रहे हो, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, पहले मान लेता हूँ कि टोटल जो आपकी जो ड्राइंग है ना, जो आपकी पेंटिंग है, वो पेंटिंग में टोटल अगर हम देखें तो कितने हैं सर, उसके अक्स रुपीज आप उसका स्पेंड कर रहे हो, यानी कि अक्स रुपए आप क्या कर रहे हो सर, खर्च कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, रेड कलर आप 1/3 पार्ट में करते हो, ठीक है। तो अक्स का 1/3 पार्ट कहाँ स्पेंड करते हो सर, टोटल रुपीज का। देखो एक बात बताइए, अगर आप 1/3 पार्ट में ही अगर रेड को यूज कर रहे हो, इसका मतलब कि जो टोटल रुपीज होगा उसका 1/3 पार्ट ही आपने रुपीज स्पेंड किया ना रेड के लिए। तो टोटल अगर अक्स है पेंटिंग, तो उसका 1/3 पार्ट आप कहाँ यूज कर रहे हो, इसके लिए तो अक्स अपॉन 3 यहाँ पर स्पेंड कर दिया। रिमेनिंग का नहीं है, टोटल का 1/4 है, ठीक है। अक्स का 1/4, 1/4 ऑफ अक्स, अक्स ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई, तो अक्स अपॉन 4 यहाँ पर स्पेंड कर दिया। रिमेनिंग कितना रहा ग्रीन के लिए, देखो सर दोनों का प्लस करो। अगर हम इन दोनों का प्लस करते हैं एक्स अपॉन 3 और एक्स अपॉन 4, तो आपके पास में कितना आएगा? अगर इन दोनों का प्लस करना चाहो तो सर टोटल कितना स्पेंड कर दिया, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। 3 का 4 में 12 में डिवाइड 4 टाइम, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 7x अपॉन 12, तो आपने यहाँ पर स्पेंड कर चुके हो, ठीक है, टोटल में से। तो x माइनस 7x अपॉन 12 माइनस करना होगा, क्योंकि हमने जो ग्रीन और रेड और ब्लू का जो प्लस किया था उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो ग्रीन का आ जाएगा। 1 यहाँ पर डिवाइड रहेगा, 12 आपका एलसीएम रहेगा। क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, इस ग्रीन ग्रीन वाले को आगे लेके चले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छा भी दिखाई देगा, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर देखिए, तो ये कितना आ गया, x अपॉन 7 आ गया, ठीक है। 12 आपका रहेगा, तो एलसीएम करोगे तो ये 12x माइनस कितना आ जाएगा, 12 का 12 में डिवाइड 1 टाइम, तो 7x, तो ये कितना आ गया 5x अपॉन 12। यानी इसका मीन्स कि ग्रीन के आपके लिए टोटल पेंटिंग का 5x अपॉन 12 पार्ट जो था वो आपने ग्रीन पेंटिंग की थी। तो हमने क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 5x अपॉन 12 है ना, ये कितने रुपीज के इक्वल है सर, ये 35 रुपीज के इक्वल है, लिखा हुआ ना ग्रीन के लिए 35 रुपीज आपने खर्च किए। तो आपने क्या किया सर, इसमें 35 रुपीज को स्पेंड किया, ओके। तो अक्स की वैल्यू निकालो, तो अक्स क्या टोटल, तो 5 डिवाइड में 12 आपका मल्टीप्लाई में, तो अक्स कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 12 7 जा कितना होता है 84, यानी कि आपने 84 रुपीज से टोटल स्पेंड किए थे, 84 रुपए आपने कुल खर्च किए थे। अक्स आपने टोटल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है? नहीं सर, टोटल नहीं पूछ रहा, रेड कलर के लिए पूछ रहा है। रेड कलर कितना है, एक्स अपॉन 3, तो सर एक्स अपॉन 3 फाइंड आउट करो। टोटल कितना है 84, 84 में 3 का डिवाइड करो, कितना आएगा सर आपके पास में 3 2 जा 6,
एंड 24 3 8 जब 24 यानी 28 रुपए सर आपने किसके लिए खर्च किए हैं, रेड के लिए आपने स्पेंड किए, 28 रुपए आपने रेड के लिए स्पेंड किए हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप इस टाइप से करोगे तो फिर आप धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन की हैबिट बनेगी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, वो ट्री वाला ही क्वेश्चन हो गया, वैसा देखे तो जैसा ट्री के लिए करते हैं, पोल के लिए करते हैं, डिटो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि टोटल पेंटिंग थी, रेड कलर कितना x अपॉन 3 है, ब्लू कितना x अपॉन 4 है, दोनों को प्लस किया तो 7x अपॉन 12 तो हमने पेंटेड कर दिया। ग्रीन के लिए कितनी जगह बची हुई है, कितना स्पेस रिमेनिंग है, सिर्फ 5x अपॉन 12 उसका रिमेनिंग है, टोटल x में से 7x अपॉन 12 जो माइनस टोटल था उसको माइनस कर लिया। अभी जो 5x अपॉन 12 है ये किसके इक्वल है सर, ये 35 रुपीज के, क्योंकि हमने ग्रीन के लिए 35 रुपीज स्पेंड किए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 84 रुपीज। हमें पूछा कि रेड कलर, टोटल नहीं पूछा, रेड कलर, हमने रेड कलर के लिए x अपॉन 3 है तो 84 अपॉन 3 कितना आ जाएगा सर 28 रुपीज, 28 रुपए आपका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। 28 रुपीज क्या सर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगर आपसे टोटल का पूछेगा तो टोटल के लिए आप 84 रुपीज लिख के सकते हो कि सर टोटल आपका 84 रुपीज है। और अगर ब्लू के लिए पूछता तो ब्लू के लिए क्या करते, 84 में 4 का डिवाइड कर देते क्योंकि x अपॉन 4 है तो ब्लू का आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप इनका भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, ए पर्सन हेड 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, ए पर्सन हेड 60 रुपीज ऑफ मिल्क, या हेड या हेज भी कर सकते थे, आउट ऑफ विच ही सोल्ड 1/3 पार्ट, आउट ऑफ विच ही सोल्ड 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट को क्या कर देता, सोल्ड कर देता है, बेच देता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मिल्क, हाउ मच पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मिल्क डिड ही सेल सो दैट ही लेफ्ट विथ 25 लीटर्स ऑफ मिल्क, ही लेफ्ट 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 7 लीटर दूध था जिसमें से 1/3 भाग उसने बेच दिया तथा शेष का कितना भाग और बेच दे, शेष का कितना भाग और बेच दे कि उसके पास में 25 लीटर दूध ही शेष बचे, उसके पास क्या बचे 25 लीटर दूध ही। देखो ऐसे क्वेश्चंस रटने से कभी नहीं होते, चाहे कितना ही फॉर्मूलाज रट लो कुछ नहीं होता, जब तक आपके पास में एक थिंकिंग अच्छी नहीं है ना, सोचने की अंडरस्टैंडिंग लेवल, तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ आपको सोचना होगा कि एक आपको यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा सोचना होगा कि एक मिल्क वाला है, ठीक है, और उस मिल्क वाले के पास में पहले कितना था सर, पहले उसके पास में 60 लीटर मिल्क था, ठीक है, उसके पास में क्या था सर 60 लीटर या 60 लीटर उसके पास में दूध था, उसने उसमें से कितना सेल कर दिया सर, उसका 1/3 पार्ट, दैट इज 60 का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना आएगा सर 60 से 20, तो सर उसने 20 लीटर तो सर सेल कर दिया, 20 लीटर तो उसने बेच दिया। अभी उसके पास में मैं अगर रिमेनिंग यहाँ से देखना चाहूँ तो कितना बचेगा सर, 60 में से 20 उसने सेल कर दिया तो उसके पास में कितना सर 40 लीटर अभी भी उसके पास में बचा हुआ है, 40 लीटर सर अभी भी उसके पास में रिमेनिंग है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 नहीं चाहिए, केवल 25 होना चाहिए। अब बताओ कि अगर मेरे पास ओनली 25 हो तो 40 में से कितना और माइनस करना पड़ेगा सर, 25 अगर मेरे को केवल 25 रहना हो तो कितना और मेरे को बेचना होगा, कितना और सेल करना होगा इसका सर, 40 में से 25 माइनस कर दो तो 15 लीटर और सेल कर दो, क्या कर दो सर 15 लीटर को और आप सेल कर दीजिए, 15 लीटर और बेच दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मिल्क डिड ही सेल, बचे हुए का कितना, शेष का कितना भाग और बेच दे। आपके पास में रिमेनिंग कितना था सर 40 लीटर, 40 में से आपने कितना सेल करना है ताकि 25 बचे, तो सर 15 लीटर और कर दो, इस 40 में से सेल करना, 60 में से नहीं, रिमेनिंग का, रिमेनिंग का नहीं, पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मिल्क, शेष का पूछा है, इसलिए बताओ कि शेष कितना था 40 लीटर, रिमेनिंग कितना था 40 लीटर था, उसमें से आपने 15 लीटर को आपको और सेल कर देना है, क्योंकि आपके पास में ओनली 25 लीटर दूध ही रहना चाहिए, बाकी सब कुछ और आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो सर आपने 15 लीटर और सेल किया, 15 लीटर और बेचा, लेकिन वो किस में से सेल किया, क्या टोटल 60 में से किया, नहीं सर, वो हमारे पास में रिमेनिंग जो 40 लीटर था ना उसमें से हमने सेल किया। इसका मींस कि जो 50 लीटर आप सेल कर रहे हो तो वो पार्ट भी किसके ऊपर निकलेगा, उसका भाग भी किसके ऊपर से निकलेगा सर, 40 के ऊपर ही निकलेगा। तो बताइए कि इसको हम अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, इसका मींस कि सर 3/8 पार्ट आप और सेल कर सकते हो। अभी अभी आप रिमेनिंग का, ये टोटल का नहीं है, टोटल का तो 1/4 आएगा क्योंकि 15/6 तो 1/4 आएगा टोटल का, तो टोटल का नहीं है, रिमेनिंग का पूछा है कि हाउ मच पार्ट, की तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हाउ मच पार्ट ऑफ द रिमेनिंग मिल्क, शेष का कितना भाग और बेच दे। शेष कितना था 40 लीटर 40 लीटर, उसमें से 15 लीटर आप और सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको तो 25 रखना है तो 25 तो रख लो, बाकी जो बच गया 15 लीटर उसको सेल कर दो, तो 15 आपने 40 में से सेल कर दिया, तो आपके पास में कितना रहेगा 3/8 पार्ट आप सेल कर सकते हो, रिमेनिंग का 3/8 पार्ट आप सेल कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था नो डाउट, उसमें आपको सोचने के लिए आपको दो अलग अलग टाइप से सोचना होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कोई इसका कोई फिक्स फॉर्मूला आपको बता दूं जिससे आप ये रट के चले जाओ, नहीं, इसके लिए आपको खुद से सोचना होगा कि हाँ एक मिल्क वाला है, ठीक है, एक मिल्कमैन है, मिल्कमैन के पास 60 लीटर है, 60 लीटर में उसने 1/3 सेल कर दिया, 40 लीटर उसके पास बचा हुआ है, लेकिन अभी उसके पास 25 रखना है तो 15 लीटर और सेल कर देगा रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग 15 है, 40 था, 40 में से 15 सेल कर दिया तो 15/40, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 3/8 लीटर आपके पास में 3/8 पार्ट आपने और सेल कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आइए। द 5/3 ऑफ ए फ्रैक्शन, 5/3 ऑफ ए फ्रैक्शन, देखो ऑफ का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1/5 ग्रेटर देन, इज 1/5 ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन, 1/5 इज ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन इज, किसी भिन्न का 5/3 जो है, किसी भिन्न का 5/3 जो है वो उस भिन्न से 1/5 अधिक है, उसी भिन्न से 1/5 अधिक है, तो वह भिन्न बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन आपके पास में, जो भी मतलब फ्रैक्शन है वो आपके पास में x अपॉन वाई है, ठीक है, मान लेते हैं x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, ये कह रहा है इसका जो 5/3 पार्ट है ना, इसका 5/3 पार्ट, इसका 5/3 भाग निकालो, तो x अपॉन वाई, चलिए एक काम करते हैं, x के बजाय हम x अपॉन वाई के बजाय x अज्यूम कर लेते हैं ना, x अज्यूम नहीं, x अपॉन वाई करते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं ना, तो x अपॉन वाई भी कर सकते हो या टोटल x अज्यूम, एक सेकंड x अज्यूम करके देखे तो x का कितना आएगा 5x/3 आएगा, नहीं उससे थोड़ी फ्रैक्शन आपकी गड़बड़ा जाएगी, चलिए यही सही है, तो x अपॉन वाई काया ऑफ मल्टीप्लाई 5/3, तो कितना आएगा सर 5x/3y, 5x/3y क्या है, ये सर 5/3 पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 5/3 पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1/5 ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन, दैट मींस मान लीजिए फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का जो 5/3 पार्ट है ना, ये क्या है कि जो फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन से, उस भिन्न से 1/5 अधिक है, उस भिन्न से क्या है सर 1/5 अधिक है। पहले तो इसको ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का 5/3 पार्ट है, ठीक है, वो क्या है उस फ्रैक्शन से 1/5 मोर देन है, उससे ग्रेटर है, एक भिन्न से 1/5 अधिक है, तो हमें क्या करना होगा, उस फ्रैक्शन में 1/5 प्लस करना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास है 5x/3y है, ये आपके पास है फ्रैक्शन है, और यहां से हम क्या करेंगे कि आपके पास में जो फ्रैक्शन कितना है x/y है, उससे क्या असर वो 1/5 मोर देना 1/5 ज्यादा है, उससे क्या असर वो 1/5 ज्यादा है। अब या तो इस इक्वेशन में आप x/y का वैल्यू रख के देख लीजिए ऑप्शंस को, आप इस ऑप्शन में ऑप्शंस रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल इक्वल, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप इन दोनों को इक्वल कर देगा। चलिए सर ऑप्शंस रख के देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इक्वेशन सोल्व नहीं करें हम, उसकी बजाय ना ऑप्शंस रख के देखते हैं। सर पहले ऑप्शन नंबर ए को लेकर आते हैं, ए क्या कहता है 2/5 है, ठीक है, 2/5 दैट मींस ये x और y है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 3 मल्टीप्लाई 5, आप सीधा भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 10 और 15, कोई इशू नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इक्वल कितना आ जाएगा 2/5 प्लस 1/5, 2/5 प्लस 1/5, चलिए सोल्व कीजिए, इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15, तो 10 और 15 हमारे पास में आंसर रहेगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर इसका एलसीएम कितना आएगा 5 और 2 प्लस 1 तो कितना आएगा 3, तो 3/5, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका 2/3 आ रहा है, ये 3/5 है, नहीं सर ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, बी हमारे पास में क्या है 3/10, बी कितना सर हमारे पास में 3/10, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 10 मल्टीप्लाई 3, ये भी कह सकते हो ना 3 मल्टीप्लाई 10 ऐसे कह सकते हो, देखो 3 मल्टीप्लाई 10 कह सकते हो, ठीक है। इधर क्या रहेगा आपके पास में 3/10 प्लस 1/5, इसको आप और चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते थे, है ना। देखो यहाँ पर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते थे सोल्व कर कर, कैसे, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और ये इधर तो कितना रहेगा 5x प्लस 5, आप ऐसे भी लिख लो या इसको भी सोल्व कर लो ना, क्योंकि एलसीएम लिखे मैंने कर दिया। यहाँ पर सोल्व करो इसको, 3 से तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 10 होगा तो 1/2 इधर आपका रिमेनिंग रहेगा, इधर कितना रहेगा 10 और 5 का 10 एलसीएम आएगा, ये आपके पास में 3 रहेगा, और ये कितना रहेगा 2, तो ये कितना आ गया सर 5/2, और 5/10 का कितना होता है 1/2, देखो सर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है ना, तो यही आपका क्या होगा सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, 3/10 आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना था, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न है उसका 5/3 है, ठीक है, तो फ्रैक्शन का 5/3 है, वो उसी भिन्न से, यानी सेम फ्रैक्शन है, उस भिन्न से क्या होगा 1/5 अधिक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वल क्या होगा कि फ्रैक्शन प्लस 1/5, फ्रैक्शन प्लस 1/5, 5/3 ऑफ ए फ्रैक्शन दैट मींस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 5/3 इज 1/5 ग्रेटर देन दैट फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से 1/5 ग्रेटर है, उस भिन्न से 1/5 अधिक, उस भिन्न से क्या है 1/5 अधिक है, फ्रैक्शन से 1/5 उससे 1/5
मोड़ देना है, यानी उससे, तो उसमें क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसमें 1/5 को जोड़ देंगे, 1/5 को प्लस कर देंगे, तो आपके पास में लास्ट में फिर एक इक्वेशन रहेगी। इस इक्वेशन में हम x अपॉन वाई सोल्व नहीं करके, हमें पता है कि इसी में 4 में से एक ऑप्शन होना है, x अपॉन वाई फ्रैक्शन ही तो पूछा है, तो हम इसमें से यूज करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/10। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए क्या कह रहे हैं। x ऑफ 8/9, x ऑफ 8/9 इक्वल्स टू y ऑफ 20/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। x का 8/9 का x और y का 20/21 है बराबर, तो x बटे y का मान बताओ। सिंपल से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8/9 का या ऑफ मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू y का या ऑफ मल्टीप्लाई 20/21। ठीक है, आपको पता है x अपॉन y पूछा ना, x अपॉन y पूछा, तो क्यों ना y जो मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज दो और बाकी सारे वाले इधर लेके आ जाओ, तो x तो y तो इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये जो 8 ऊपर वो तो नीचे मल्टीप्लाई में, 9 जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 9 रहेगा और 21 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको पता दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 जा 21, 3 3 जा 9, इधर 4 का हो रहा है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, तो 15/14 क्या रहेगा सर, x अपॉन y की वैल्यू रहेगी। कितना इजी क्वेश्चन है कि आपके पास में मल्टीप्लाई में था तो y तो इधर, क्योंकि डिवाइड में y चाहिए, x को नहीं भेजना है, y को इधर लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x अपॉन y पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर y x अपॉन पूछता तो फिर 14/15 आता, लेकिन नहीं सर, हमें क्या पूछा गया है, x अपॉन y, तो y को इधर लाएंगे, 8 उधर डिवाइड में, 9 डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में, सब कुछ डिवाइड होके कितना बन जाएगा, 15/14, 15/14। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या दिया हुआ है सर, ये तो आपकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, वितत भिन्न है, और इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका आपको मान पता करना है। आपको सबको पता है कि सबसे पहले कौन सोल्व होगा सर, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग नीचे से करते हैं, तो कितना लिखा हुआ है, 4 - 2/5, इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 1 1 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 4 से कितना होगा, 20, 20 माइनस कितना 2, क्योंकि 1 टाइम, तो आपके पास में 18/5, तो आपके पास में ये रहेगा, ठीक है। अब कौन सोल्व होगा सर, ये वाला सोल्व होगा, क्या होगा, ये इस वाले को करेंगे, तो 3 + 1 अपॉन, इसमें 4 - 2/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 18/5, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 + 5/18, 3 + 5/18, ये आपके पास में 1 आपका यहाँ पे डिवाइड कर देगा, ठीक है, 18 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम रहेगा, 18 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 18 3 जा 54 प्लस 18 का 5, तो ये कितना आ गया, 59/18 आपका ये इधर रहेगा, ठीक है। अब ये आपका पूरा जो कंप्लीट है उसको सोल्व करेंगे, तो 1 - 2 अपॉन डिवाइड में कितना रहेगा सर, 59/18, 18 आपको ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 18 2 जा 36/59, 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर रहेगा, 1 और 59 का 59 आएगा, 59 1 जा कितना आएगा 59, क्योंकि इसमें 59 माइनस ये 36, 59 में से 36 माइनस करते हो तो 2 और 3 23, 23/59, 23/59 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, 23/59, 23/59 इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन करता है कि द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन 5/18 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स प्लस 3/10 इक्वल्स टू 5/3, 5/18 गुणा पर्सन मार्क सेक्शन प्लस 3/2 बराबर 5/3। क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आप इसमें बहुत आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन मार्क प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5/3, आपको पता है क्वेश्चन मार्क सोल्व करना, तो सारे को उधर भेज दो, तो सबसे पहले ये वाला उधर जाएगा, तो उधर जाके क्या बनाएगा, माइनस का बनाएगा, तो 5/3 माइनस 3/2, चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। इधर 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, और 3 का डिवाइड करोगे तो 6 में 2 टाइम, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनाएगा 10, माइनस 2 का डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 ऊपर बनाएगा तो 9, कितना आ गया 1/6। ओके, चलिए तो ये इधर क्या रह गया 5/18 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/6। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 आपका डिवाइड में 18 उधर मल्टीप्लाई में, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 मल्टीप्लाई में 5 ऊपर आ जाएगा 18, 6 से आपका डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/5 या 3/5 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन मार्क का। इजी क्वेश्चन है, ये केवल इधर उधर आपको ट्रांसफर करके ही देखना है, जब इधर उधर आप ट्रांसफर करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको उधर भेज दिया, माइनस का गया उधर, हम आपने माइनस कर लिया, जब आपने इधर माइनस कर लिया तो ये क्वेश्चन मार्क आपका था, तो ये जो मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और आपका आंसर कितना आ गया 3/5 या 3/5 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा कि 3/5 राइट आंसर रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं क्या लिख रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ ए नंबर, इफ द सम ऑफ ए नंबर, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 29 अपॉन 10, देन दैट नंबर इज, किसी संख्या एवं उसकी व्युत्क्रम का योग कितना सर 29/10 है, तो वह संख्या क्या है। सेम डिटो क्वेश्चन है। इस बार ऑप्शन लेके देख लेते हैं, इस बार ऑप्शंस को चूज कर दे। चलिए ऑप्शन नंबर ए को करते हैं सर, 3/5 प्लस इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 5/3। रेसिप्रोकल कितना होगा 5/3, दोनों को प्लस करो क्या सही आएगा क्या, देखते पता चल जाएगा। देखो 5 3 से कितना होता है, एलसीएम कितना आएगा 15। अब मुझे बताओ क्या इस 15 से कभी भी 10 बन सकता है क्या, क्या कभी भी इस 15 से 10 बन सकता है कि कभी डिवाइड करके कैसे भी करके। देखो आप अगर डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, इससे पीछे जाएगा और पीछे जाएगा तो इसी का मल्टीपल, इसी का फैक्टर बनेगा ना भाई। जो 15 से मल्टीप्लाई होगा या तो 5 बनेगा 3 बनेगा, दो ही ऑप्शन है, या तो 5 बन सकता है 15 से या 3 बन सकता है। लेकिन सर 15 से कभी भी 10 नहीं बनेगा, तो यहीं पे छोड़ दो, आगे आपको करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब पहले डिनोमिनेटर ही नहीं मिल रहा तो हम आगे क्यों बढ़े। चलिए सर ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते सर, 2/5 इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम कितना होगा 5/2। एलसीएम कितना आएगा 5 और 2 का 10 आएगा, ठीक है 5 और 2 का 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 2 2 कितना होगा 4। देखो अभी 10 आया तो हम सोल्व कर रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। 2 का करोगे तो 5 टाइम 5 5 जे कितना होता है 25, 25 और 4 कितना होगा 29/10। देखो 29/10 और ये आपको चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। हम देखते बता देंगे कि यहाँ पर ये आंसर होगा या नहीं होगा, क्योंकि 15 आर पॉसिबल ही नहीं है सर, 15 से 10 बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 10 कब बन सकता है, देखो 10 कब बन सकता है, या तो कहीं 20 हो, या कहीं पे 30 हो, या कहीं पे 40 हो, या 50 हो, तब आपका 10 बनने की चांसेस हो सकते हैं। कि मान लो कि इसमें 10 का 2 का डिवाइड करे तो 10 बन सकता है, इसमें 3 का करे तो 10 बन सकता है, इसमें 4 का करे तो 10 बन सकता है, इसमें 5 का करे तो 10 बन सकता है। लेकिन 15 से तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 15 में ऐसा कोई नंबर नहीं कि 15 में डिवाइड करके मैं 10 बना सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्यों हम इसके ऊपर हम वर्क करें, फिर हम इसके ऊपर क्यों वर्क करें, इसको यही छोड़ देते हैं। हमें पता चला है कि 5 और 2 से 10 बन रहा है, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को हमने काम में लिया तो आपके पास में 29/10 आ गया। हमने सीधा इसी को नंबर ले लिया अक्स और वाई मानने की बजाय, क्योंकि हमें पता है कि एक आपका अक्स अपॉन वाई होगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो जो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल, क्वेश्चन यही तो कर रहा है कि सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग। हमने क्या कहा, एक संख्या ली, फ्रैक्शन नंबर लिया, भिन्नात्मक संख्या ली, उसका व्युत्क्रम निकाला, रेसिप्रोकल निकाला और उन दोनों का प्लस कर दिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41। देखो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस थोड़े से मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ इनको याद कर लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चंस का करने का तरीका आपको भी आने लगेगा। लेकिन बस यही की प्रैक्टिस वापस कीजिएगा पढ़ाने के बाद में। if a person travels 3/8 part of his journey by car, okay, and 1/4 part by train, remaining का नहीं है, टोटल का 1/4 part by train, and walks the remaining 90 किलोमीटर, and walks the remaining 90 किलोमीटर distance, और वो क्या करता है 90 किलोमीटर चलता है, then the total distance of the journey is, यदि व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/8 भाग तो कार से चलता है और 1/4 भाग ट्रेन से, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि शेष का 1/4, शेष का कहता तो थोड़ा सा एक स्टेप और आपको करनी होती है, तथा शेष 90 किलोमीटर जो बचा हुआ है वो दूरी पैदल चलता है, ठीक है। इसका मीन्स ये हो गया कि टोटल जो जर्नी थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल जो जर्नी है इसकी, टोटल जर्नी या कुल यात्रा जो है जर्नी है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। टोटल जो जर्नी है वो कितना सर, उसका टोटल x किलोमीटर है, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले वो कार से चलता है, कार से कितना चलता है, टोटल का 3/8 पार्ट ऑफ टोटल, यानी कि टोटल आपका अक्स है, तो अक्स का अगर 3/8 आप करते हो तो कितना आएगा सर आपके पास में 3x/8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सर 3x/8, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया सर 3x/8, ओके 3x/8। इसके बाद में सर ये कार से नेक्स्ट किससे चलता है, ट्रेन से, सेकंड पार्ट। और टोटल का 1/4 पार्ट ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई, तो x/4 ये क्या करता है, ट्रेन से चलता है। अब रिमेनिंग 90 किलोमीटर, यहाँ पर आपका ये चेंज हो चुका है, फ्रैक्शन नहीं है ना किलोमीटर में ना, तो चलिए रिमेनिंग निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, अभी भी शेष कितना बचा हुआ है सर। टोटल कितना था, अक्स था ना, अक्स में से माइनस कर देते किसको, पहले एक काम करो, पहले इन दोनों को प्लस कर लो कि ये दोनों कितना मिल गए, ये चला कितना, तो सर एक तो 3x/8 है और एक आपके पास में कितना x/4, दोनों कितना मिलकर चल गए सर 8, आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 का डिवाइड 8 टाइम तो 3x, प्लस 4 का डिवाइड 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई 2x, तो सर टोटल 5x/8 तो ये चल चुके हैं, ठीक है। अभी इनके लिए रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है, हमें वो देखना है कि सर उसके बाद में जो रिमेनिंग रहा हुआ है वो टोटल अक्स था, अक्स में से उन्होंने 5x/8 तो कंप्लीट कर लिया, 5x/8 किलोमीटर। 1 आपका डिनोमिनेटर रहेगा, 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 का टाइम तो 8 टाइम रहेगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 8x, -8 का 1 टाइम ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो 5x,
तो 3x/8 सर अभी भी रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो जो चलेगा वो इसी को तो चलेगा, यानी कि ये क्या किया सर उसने, पैदल चला या वॉक किया, वॉक ऑन फुट, वॉक बाय फुट, यानी कि जो पैदल अपने पैदल जो चला था वो कितना चला था सर, वॉक बाय फुट या पैदल कितना चला है सर, वो 3x/8, 3x/8 वो पैदल चला है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो पैदल से 90 किलोमीटर चला, 90 किलोमीटर। तो इसका मीन्स कि जो 3x/8 है वही आपके पास में क्या है सर, 90 किलोमीटर है। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 3 इधर डिवाइड में, 8 उधर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 8/3, 3 से आ जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। और x आपके पास में क्या है सर, टोटल जर्नी, तो टोटल जर्नी कितनी थी उसकी सर, 240 या 240 किलोमीटर आपकी क्या रहेगी सर, टोटल जर्नी उसकी रहेगी। टोटल जर्नी उसकी कितनी रही सर, उसकी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर उसकी टोटल जर्नी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन था कि सबसे पहले कार से कितना कंप्लीट किया उसने, 3/8 पार्ट, तो हमने कहा ठीक है सर, अक्स का 3/8 तो 3x/8, ट्रेन का x/4 तो x/4, उसके बाद में टोटल कितना कंप्लीट कर चुका है उसने, उसने सर 3x/8 प्लस x/4 दोनों को प्लस करके देख लिया, तो सर उसने 5x/8 पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग कितना रहा सर, x में से जब माइनस किया तो आपको पता चला कि 3x/8 रिमेनिंग है, जो वो किससे कंप्लीट करता है, वॉक बाय फुट, वॉकिंग से। तो टोटल का जो 3x/8 है वो उसके पास में 90 किलोमीटर है। अक्स की वैल्यू जब पता की तो आप इधर उधर ट्रांसफर करके पता चला कि 240 किलोमीटर है। और अक्स हमारे पास में क्या है, टोटल जर्नी है, इसका मींस की टोटल उसकी जर्नी कितनी थी, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर उसकी सर कुल जर्नी थी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका केवल और केवल सिंपलेस्ट फॉर्म बताना, 12/18 का सरलतम रूप बताना है। तो बताओ, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करूंगा तो डिवाइड करते जाओ, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है या 4 का कर लो, अगर 2 का डिवाइड करो 3 का कर लो, 2 का कर लो, 3 का कर लो, 4 का कर लो, लेकिन दोनों में डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिवाइड करोगे तो 6 और ये कितना आ जाएगा 9, सर अभी भी 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड करते हो तो 3 2 6, 3 3 9 के, इसके बाद कोई भी नंबर तो इनको डिवाइड करेगा नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया सर, 2/3। आप 6 का भी कर सकते थे, 4 का कर सकते थे, 4 का तो नहीं होगा, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 2 का डिवाइड हो सकता है। अब किसी का भी कर लीजिए, लेकिन तब तक डिवाइड करते जाइए कि जब तक कोई भी ऐसा नंबर ना रहे कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, तब तक इनको डिवाइड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सर किसमें करना है, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखो सर, आपके पास में कौन कौन से नंबर्स है, 1/10, 1/2, 1/4 एंड 1/6। मैंने कहा है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए सर, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन अभी आपके पास में एक अच्छी बात क्या है कि सबका जो न्यूमरेटर है ना, सभी का जो न्यूमरेटर है वो आपके पास में क्या है सर, इक्वल है। सभी का न्यूमरेटर क्या है सर, हमारे पास में इक्वल है, सभी का न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। अब देखिए सर, अगर मान लीजिए मैं 10 का 1 में डिवाइड करता हूँ, पहला तो, क्योंकि पहला तो यही कह रहा है ना, सेकंड आपका क्या कह रहा है कि 1 इज डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर ये 1 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर किससे डिवाइड हो रहा है सर, 6 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए सर, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे 0 पॉइंट बनाना होगा, फिर यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ भी 0 पॉइंट बन के 10 बनेगा, यहाँ भी 0 पॉइंट बन के 10 बनेगा, और यहाँ भी 0 पॉइंट बन के 10 बनेगा। इस तरह से कीजिएगा, जल्दी कर पाओगे ना, आपको स्पीड से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको पता है कि 10 में 10 का 1 टाइम रहेगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका, 0.1 के आगे इसका कोई आंसर नहीं आना है। यहाँ पर अगर आप करना चाहोगे तो आपको पता है 0.5 रहेगा 10 में, यहाँ अगर करना चाहोगे तो 4 2 8 रहेगा, ठीक है। अभी आगे और चलेगा 2 चल के, इसको छोड़ दीजिए, 0.2 तक छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक अगर मान लीजिए सेम नंबर मिल जाए आपको, पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट डिजिट या आपका जो 10वां भाग है 10th पार्ट है, अगर वो आपका सेम डिजिट हो तब तो हम 2 डिजिट तक चलेंगे, नहीं चलेंगे। 6 का 10 में कितने टाइम होगा सर, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 टू 6 बन जा 6, तो ये आपका थोड़ा सा आगे चलना होगा। यहाँ पर तो आपको पता है कि 10 कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं आना, फिर 0 0 आने, कितने भी ले लो 0 0 आने, और यहाँ पर क्या होगा, अभी 4 भी रहेगा, क्योंकि ये इक्वल सेम हो चुका है, इसका भी 0.1 है और इधर भी 0.1 है, तो अभी और आगे चलेगा, कितना चलेगा ये, इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट से 40 बनाओगे, 6 6 30, तो ये आ गया 0.16। अब आप खुद देख लीजिए, आपके पास में एक तो है 0.10, एक आपके पास में 0.5, एक आपके पास में 0.2, और एक आपके पास में कितना है 0.16, 0.16। आपको कौन सा ऑर्डर लिखना है सर, असेंडिंग, असेंडिंग दैट इज स्मॉलर टू ग्रेटर, आरोही मतलब आपका अक्षर छोटा है ना, तो छोटे से बड़े की ओर, क्योंकि असेंडिंग वर्ड आपका डिसेंडिंग से छोटा है, क्योंकि ए पहले आता है, तो स्मॉलर है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, आरोही नाम अवरोही से छोटा है तो छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन, ये बताओ सर, 1 और 1, इसके पास में 6 है, इसके पास में 0, तो सर सबसे स्मॉलर है 0.10, तो सबसे पहले कौन आएगा 1/10। देखो सर, इसके पास में 1/10 है, ठीक है, इधर 1/10 है, ये दोनों तो आपके कट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा 0.16,
1/6 आएगा सर, ये 1/6, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर कौन आएगा 0.2 वाला, तो 1/4, और फिर कौन आएगा 1/2। इस तरह से अगर आप करोगे तो जल्दी कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा कि पहले 2, 4, 6 और 10 का एलसीएम करोगे तो इतना तो बड़ा एलसीएम आएगा, फिर सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे। इसके बजाय कि डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपके एक तो डेसिमल वाले डिवाइड अच्छे हो जाएंगे, है ना, और डिवाइड अगर डेसिमल वाले आपके उस पर अच्छे से हो जाएंगे तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर लोगे। और बाकी अगर देखो यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हो, वो फ्रैक्शन वाली जो अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं ना, थोड़ा सा उसको आपको फिर क्या होता है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए कि सबका न्यूमरेटर अगर सेम होता है, तो देखो सबका न्यूमरेटर सेम होने पर क्या आपको पता चल रहा है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर था, जो हर था, जो सबसे बड़ा था ना, वो आपके सबसे छोटी होगी, वो क्या होगी सबसे स्मॉलर होगी। सबसे ग्रेटर वाले देख लो, चाहे 10, 6, 4, 2 आ रहा है ना, जो ग्रेटर था वो सबसे स्मॉलर, स्मॉलर था वो सबसे ग्रेटर होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है कि 1 और 10 के बीच में अगर मैं आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो 1/10 है ना, एक्चुअली में देखो फ्रैक्शन क्या कहते हैं कि 1/10 का मीन्स पता है क्या है कि टोटल 10, आप किसी के पास में टोटल 10 आइटम्स थे मान सकते हैं, उसमें से कितना आइटम लिया आपने सर 1 आइटम लिया, तो सोचो कितना छोटा सा पार्ट आपने उसका बाहर निकाला है। टोटल 10 था, क्योंकि टोटल हमेशा कहाँ रहता है नीचे रहता है ना, टोटल 10 आइटम्स थे उसके पास में, किसी के पास में भी, उसमें से आपने ओनली 1 पार्ट लिया है, तो बहुत छोटा पार्ट लिया है, यानी एक छोटा सा पार्ट लिया। आपको 1/6 लिखो तो 6 में से 1 लिया, एक अगर 1 में से 4 लिया, 4 में से 1, और एक 2 में से 1, तो सोच के देखो कि आपने यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्ट ले लिया, क्योंकि सर उसके पास में 2 थे टोटल, और 2 में से आपने 1 ले लिया, कितना ज्यादा पार्ट आपने, यानी 50% पार्ट आपने, आधा तो आपने यही ले लिया। आपने 4 में से 1 लिया, 6 में से 1 लिया और 10 में से 1 लिया, इसका मतलब कि सबसे कम आपने जो पार्ट आपने जो बाहर निकाला है वो इससे से निकाला है। इसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा किससे निकाला, इससे, थोड़ा सा ज्यादा किससे निकाला, इससे, और सबसे कम किससे निकाला सर 1 सबसे ज्यादा 1/2 से आपने सबसे ज्यादा पार्ट निकाला। ऐसे भी सोच सकते हो, या पॉइंट से आप और अच्छे से कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि पॉइंट वाले पे थोड़ा ध्यान रखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले में, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इजीली डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करके आपके आंसर आ जाएंगे। क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स होंगे ना, वो कभी भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो उनका आप आसानी से डिवाइड भी कर लोगे, और आपका गलत होने के चांसेस भी कभी कम नहीं होंगे। आपको ये भी नहीं करना होगा कि सर इसमें ट्रिक रटे या इतने बड़ों का एलसीएम कैसे करें, है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 44, फिर से वही आ गया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब समझते हो, इंक्रीजिंग यानी इंक्रीज होना है, तो ग्रेटर स्मॉलर टू ग्रेटर, बढ़ते हुए का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर बढ़ता 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 जाएगा। देखो सर पहला क्या लिखा हुआ है 2/9, फिर क्या लिखा हुआ है 3/7, नेक्स्ट 1/3, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 5/14, 5/14। थोड़ा थोड़ा इनको नीचे कर लेता हूँ, ताकि डिवाइड करते समय में थोड़ा सा आसानी रहे, जगह है ना, स्पेस मिल जाए हमें। चलिए सर, अरे ये क्या होगा, हिल गया, हिलना नहीं था भाई। ठीक है, देखो सर सबसे पहला डिवाइड मुझे किसमें करना है, 9 और 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। और सेकंड क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है मुझे 7 से। 3 को यहाँ पर क्या करना है, 1 इज डिवाइडेड बाई 3, एंड 14, 5 इज डिवाइडेड बाई 14, 5 को हमें 14 से भाग करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करते हैं, आपको पता है 0 पॉइंट लग के 20 बनेगा, और 9 2 जा 18 रहेगा, 9 2 जा 18, माइनस एक बार 2 करके छोड़ दीजिए 1 डिजिट तक, जब तक आपको कोई ऐसा और सेम नहीं मिले कि 0.2। यहाँ पर 0 पॉइंट ये कितना आएगा 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होता है 28, माइनस 2 करके छोड़ दीजिए, क्योंकि भी कोई सेम नहीं मिला ना इसके जैसा। 0 पॉइंट यहाँ पर 10, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए 1 लगा के। यहाँ पर 0.50, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, माइनस करोगे तो 8। सर ये दोनों आपका क्या कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन छोटा, तो एक आप और बढ़ो, यहाँ पर 10 करो, 10 करोगे फिर से 3 3 जा 9, -1, इसको ठीक है 2 डिजिट तक, इसका 2 डिजिट तक बनाओ, 80 बनाओ, और 80 करोगे तो 14 के टेबल में लगभग 80 कब तक आएगा, 14 5 जा 70 होता है, एंड 14 6 जा 84 होता है, ठीक है। तो 14 5 जा कितना आएगा आपके पास में 70, देख लो 3 5 आ गया ना। चलो अब आप कर सकते हो कि सर एक आपके पास में 0.2 है, एक आपके पास में 0.4 है, एक आपके पास में 0.33 है, और एक आपके पास में कितना 0.35। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्मॉलर, सबसे छोटी, तो सर 2433 कौन होता है सर 0.2 सबसे स्मॉलर होता है, तो 2/9 देख लो, सबसे फर्स्ट में 2/9 होना चाहिए, जो आपके पास में ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन होता है, और ज्यादातर एक ही ऑप्शन मिलता है ना 2/9। नेक्स्ट कौन आना चाहिए सर 3 वाला आना चाहिए, लेकिन 3 3 या 3 5, सर 3 3 आना चाहिए। नेक्स्ट कौन आना चाहिए 3 3, ये किसकी वैल्यू है 1/3, तो 1/3, नेक्स्ट 3 5, तो 5/14 एंड 3/7, ये आपके पास में क्या रहेगा। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, देखो आप अगर स्टार्टिंग से ऐसी हैबिट करना स्टार्ट कर दोगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस के ज्यादा इसी मेथड को यूज करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या होंगे डिवाइड में
डिवाइड में अच्छे हो जाओगे और आपको डिवाइड आप अच्छे से कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मुझे तो डिनोमिनेटर निकाल के, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के अगर करना होगा तो 2/9, 1/3, 5/14 और एक कौन सा सर आपके पास में 3/7। तो पहले तो क्या करना होगा, इन सबका एलसीएम 9, 3, 14 और 7 का पहले तो इनका सबका एलसीएम करो, फिर वो जो एलसीएम है इन सबको मल्टीप्लाई करो और फिर आपको नंबर बनाना। तो थोड़ा सा पहली बात तो कितने बढ़ेगा, इतना एक लंबा सा नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा सा एक नंबर एलसीएम बनेगा, तो उस पर नहीं जाए, है ना। वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे 9, 3, 14, 7 है तो एलसीएम में सोच के देखो कितना बड़ा आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से डिवाइड करना होगा। उससे बढ़िया ना कि हम छोटा सा डिवाइड ही कर ले, सबको डिवाइड करके देखो, चारों को देखो, चारों को साथ डिवाइड करने मैंने क्यों लिखा एक ही स्टेप में, उससे क्या हमें आसानी क्या होती है कि हमें पता होता है कि अभी 2 है, 4 है, 3 है, 3 है। देखो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये दो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो केवल हम इन दो को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं जैसे इसको डिवाइड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जाओ, ये कभी नहीं रुकेंगे। ये डिवाइड रुकने वाले नहीं होते, ये रिकरिंग रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, इनका इनकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। जैसे इसका तो 2 0.2222 आता जाएगा, इसका 0.3333 आता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हो डिवाइड, ऐसा नहीं कि आपको डिवाइड करते जा रहे हो, आपको केवल 2 स्टेप्स तक डिवाइड, आपको फर्स्ट स्टेप तक निकालो। सेकंड स्टेप तभी आपको डिवाइड करनी है जब कोई ना कोई आपको कंफ्यूज करे, जैसे ये दोनों सेम आ गए थे तब। नहीं, आपको ऐसा आगे आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जितना कम मेहनत करोगे, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, उतने आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आरोही अवरोही इनको हम इसी तरह से सोल्व करें। लो फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब आज इसने सोच लिया है कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस होकर जानी चाहिए। चलो फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसको बढ़ाओ, बढ़ते हुए क्रम है, ठीक है। इधर मैं नंबर्स लिखता हूँ फटाफट से क्योंकि यही सेम नंबर है। तो 3/5 है, नेक्स्ट आपका कितना है 4/7, उसके बाद में कितना है 5/8 और नेक्स्ट कितना है 2/3। देखो कितना जल्दी है, तो मैं आपको धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप इसकी थोड़ी स्पीड से कभी कर सकते हो ना। 5 3 आएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 7 4 में डिवाइड करेगा, यहाँ पर 5 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा और यहाँ पर 3 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 पॉइंट, क्योंकि देखो 0 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 30। ये लो सर, ये तो कंप्लीट हो गया 0.30। इसके बाद में तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर 0 0 रहेगा ना, उसके बाद में 0 0 आना है। और यहाँ पर करोगे तो 0.07 में अगर 40 करोगे तो 7 7 जा तो 49 होता है, और 7 7 जा 14 होता है, 7 6 जा 42 होता है, और 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना होगा सर आपके पास में 35, माइनस करोगे तो 5, एक बार यहीं तक छोड़ दीजिए। यहाँ पर 0.80 सर, जीरो, अरे सर ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, तो पहले आ जाएगा 1। अरे पहले 1 आ जाएगा ना, 5 1 जा 5, माइनस कितना आएगा, देखो ऐसे नहीं कि सब जगह जीरो लिखते जा रहे हो, ये तो पहले से ही बड़ा है ना, तो 1 रहेगा, तो 1 का कितना आ जाएगा 3। तो इसके बाद में पॉइंट लगा दो, और पॉइंट से देखो 30 बन रहा है, और 6, तो ये तो कंप्लीट हो गया ना, 1.6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर सर 0.0 और 3 6 या 18, 3 6 या कितना रहेगा 18, माइनस कितना आएगा आपके पास में -2 आएगा। अब ऐसा नहीं इसको डिवाइड करना है, ये मत करना कि सर इन दोनों के पास में सेम है, नहीं, इसके पास में 1.6 है और ये 0.6 है, तो ऑटोमेटिक बढ़ा है। अब देखो सर, लेकिन ये सर यहाँ पे इसको कंफ्यूज करेगा, इसके पास में भी 6 है, इसके पास में भी 6 है, चलो आगे बढ़ो। फिर पॉइंट से 0 लगाएगा 20 और 0.6 फिर से 18 रहेगा। अब आप कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में तो आगे कोई नंबर ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर अगर आपका डिवाइड कंप्लीट हो चुका है तो फिर क्या आएगा, फिर तो 0 0 आएगा, है ना। इसके पास में मैं इसकी कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 0 आ चुका है तो इसके बाद में तो 0 0 0 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 0.66 बनेगा, ठीक है। इसके पास में क्योंकि डिवाइड कंटिन्यू है, एक तो कितना 0.60, एक आपके पास में 0.5 है, एक 1.6 है और एक 0.66 है। आपको पता होगा कि सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं कि इसमें अगर कोई ग्रेटर होता है वो बड़ा माना जाता है, तो सबसे ग्रेटर तो आपका ये वाला रहेगा। सबसे स्मॉलर देखना है, क्योंकि सबसे पहले सबसे स्मॉलर कौन है सर, 0.5 वाला सबसे स्मॉलर माना जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। 0.5 किसकी वैल्यू 4/7 की, तो पता करो कि सबसे पहले 4/7 एक तो इसके पास में है और एक 4/7 सी के पास में है, तो बी और डी तो आपके कट हो गए। नेक्स्ट कौन आएगा सर, एक तो 6 0 है, एक 6 6 है, तो सर 6 0 पहले आएगा, तो 3/5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6 6 वाला 2/3 और उसके बाद में 1/6 वाला आएगा, तो कौन सा आ जाएगा सर आपके पास में 5/8 या 5/8 आपका क्या रहेगा सर, इसमें राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से क्या कर सकते हो कि सर आपके पास में जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो ना क्वेश्चंस, उनको आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको इसी तरह से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपके पास में सर, ये तो लो फिर से आपके पास में वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ गया। इंक्रीजिंग का है बढ़ता हुआ क्रम है, आपको पता है बढ़ता हुआ आरोही होता है। चलो सबसे पहले पता करते हैं, फिर वही से डिवाइड, मतलब बार बार डिवाइड ही डिवाइड करना है। 4/9, 5/8, 7/12 एंड 3/4। ओके, चलिए फिर सर सबसे पहले डिवाइड लिखते हैं। 9 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 इज डिवाइडेड बाय 8, 5 8 से भाग होगा। 12 7 को डिवाइड करेगा एंड 4 आपका 3 को डिवाइड करेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 0 पॉइंट बनाओगे 40 बनाओगे, और 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना होता है 36, माइनस करोगे तो 4। सर आपको पता है, यही छोड़ दीजिए एक बार। 0.50 सर, 8 6 जा 48, 8 6 जा कितना होता है 48, -2 छोड़ दीजिए यहीं पे। 0.70 सर, 12 5 जा 65, 12 5 जा नहीं सॉरी 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो 12 5 जा कितना होगा 12 5 जा कितना होगा सर आपके पास में 60, 12 5 जा कितना होगा 60, ठीक है। 12 5 जा 60 हो जाएगा, यहीं छोड़ दीजिए। 0 पॉइंट ये 30 बनेगा सर। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। क्या कोई नंबर आपको कंफ्यूज करेगा? नहीं सर, इस बार तो कुछ नहीं करेगा, आराम हो गया ना। 0.4 0.6 0.5 एंड 0.7। क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी आरोही क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट कौन, 4 6 5 7 सर, ये 4 वाला सबसे स्मॉलेस्ट। 4/9 सबसे पहले आना चाहिए, एक तो इसके पास में एक इसके पास में है, ये दोनों तो कट हो गए। नेक्स्ट कौन आएगा सर, 0.5 वाला कौन, 7/12, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6/8 आएगा और फिर 3/4 आएगा, देख लो। तो ये हमारा था सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ये आपका एलसीएम का है ना, एलसीएम का। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको दो फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ ना, एलसीएम और एचसीएफ के फ्रैक्शन के दो फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ। एलसीएम एचसीएफ आप एक बार ट्राई करके आइएगा। देखो, जब भी फ्रैक्शन नंबर आपके पास में हो ना, भिन्नात्मक संख्या, अगर आपके पास मान लीजिए फ्रैक्शन नंबर हो और भिन्नात्मक संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फ्रैक्शन नंबर्स लिखे आएंगे ना, ऐसे मान लीजिए 2 या 3 फ्रैक्शन नंबर हो, और अगर आपका उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेस से पता करना है ना, लेस से पता करना है, तो नॉर्मल नहीं होता है। उनका ऐसे होता है कि एक तो कौन होता है आपके पास में, न्यूमरेटर होता है ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पर तो क्या होता है सर, अंश होता है, और नीचे डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है सर हमारे पास में हर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स होते हैं ना, जितने भी न्यूमरेटर्स होते हैं, उन सबका तो करते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लिखा हुआ है, उनका तो करते हैं एलसीएम या लेस से करते हैं, याद रखिएगा। फिर जो आंसर आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो हर होते हैं, उनका करते हैं सर एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम का भाई कौन है, एचसीएफ है ना, एलसीएम का भाई कौन है एचसीएफ, तो वो आपको मैसे करते हैं। सेम यही मेथड यहाँ यूज करते हैं कि जब आपको एचसीएफ या मैसे अगर फाइंड आउट करना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो आपके पास में मान लीजिए कि न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर तो अंश लिखा हुआ है, और एक आपके पास में डिनोमिनेटर या हर लिखा हुआ है, एक आपके पास में डिनोमिनेटर या हर लिखा हुआ है, तो जो न्यूमरेटर होता है उसका तो करेंगे एचसीएफ, उसका तो क्या करेंगे सर मैसे करेंगे, और जो आपके पास में डिनोमिनेटर या हर लिखा हुआ है उसका क्या करेंगे एलसीएम, या उसका क्या करेंगे सर लेस से करेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। एलसीएम और एचसीएफ जैसे बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5/6 लिखा हुआ है और 1/8 लिखा हुआ है, दो नंबर लिखे हुए हैं ना। अब यहाँ पर जो एक तो क्या होगा एलसीएम होगा, क्योंकि आपको तो करना तो क्या एलसीएम, तो एक तो होगा एलसीएम लेस है, और एक इधर करेंगे सर एचसीएफ या मस है करेंगे। करेंगे किसका, ये क्वेश्चन में सोल्व करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास में जैसे न्यूमरेटर्स का करेंगे, क्योंकि एलसीएम जब लेस से करना हो तो एलसीएम किसका होता है सर, न्यूमरेटर्स का, या अंश का तो एलसीएम होता है, अंश का तो एलसीएम होता है, और एचसीएफ आपका डिनोमिनेटर या हर का एचसीएफ होता है, डिनोमिनेटर से हर का क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम आपके पास में एक तो 5 है और एक 1 है न्यूमरेटर, इनका एलसीएम करो तो 5 का डिवाइड करोगे 1 और 1, तो एलसीएम तो कितना आ गया 5 आ गया। और एचसीएफ के लिए क्या होगा 6 और 8 का, तो 6 का आपका अलग से करोगे तो 2 3 3 और 1, और यहाँ पर 8 का करोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 2 2 2 एंड 1, 2 2 2 एंड 1। अब आपको पता है एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होते हैं ना एचसीएफ में, तो 2 × 3 × 1, और 8 के लिए क्या करोगे 2 × 2 × 2 × 1। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपके पास में एचसीएफ के लिए, मैसे के लिए कॉमन क्या आएगा सर, एक तो 2 दोनों के पास में, एक 1 दोनों के पास में, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा सर 2। अब यहाँ पर जब आपको फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लिखना हो या लेसर लिखना हो, तो आपको न्यूमरेटर का तो क्या मिला सर आपको एलसीएम कितना 5, और डिनोमिनेटर का क्या मिला सर एचसीएफ कितना मिला सर 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 आपका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपको एक काम कीजिएगा 48, ये आपका क्या है लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम है, तो आपको पता है इन तीनों का एलसीएम होगा और इन तीनों का एचसीएफ होगा, आप लिख लीजिएगा, इनका कर सकते हो, है ना।
ठीक है, ये करना है। और 49 आपका क्या कह रहा है सर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कह सकते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो आपको पता है इन दोनों का तो क्या करोगे एचसीएफ, और इन दोनों का क्या करोगे सर एलसीएम, ये कीजिएगा। और एक आपके पास है 50 है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये इन दोनों का आपको एलसीएम करना है, इन दोनों का आपको एचसीएफ करना है। ठीक है, एचसीएफ आपका कॉमन होता है और एलसीएम आपका ऊपर वाले का क्या होगा, इस बार एचसीएफ होगा और नीचे वाले का क्या होगा एलसीएम में लेस होगा। ये 50 तक आप करके लाइएगा, है ना, ताकि कल मैं आपको पहले 48 49 और 50 करवाऊंगा और फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आगे क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 45 में छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि हमने 8 इधर लिखना था और 5 इधर लिखना था ना, 8 इधर लिखना था 5 इधर लिखना था, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो, आपको भी शायद ऐसा लगा होगा, सही चल रहा है ना, हो जाता है ना, देखिएगा यहाँ पर 8 तो इधर आएगा और 5 इधर आएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास में 0.0 और 8 6 जा 48, 8 6 जा क्या बनेगा 48। अब आपका फिर से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा ये, तो फिर से आपको कंफ्यूजन करेगा, तो फिर कितना आएगा 2 और फिर 20 बनेगा, और 8 2 जा 16, 8 3 जा 21, तो 8 2 जा आपके पास में कितना रहेगा सर 16, 8 2 जा कितना रहेगा 16। इस तरह से तो जब हम 6 2 करेंगे अगर इसको, तो फिर तो आंसर आपके पास में ये आना चाहिए ना कि 5/8, उसके बाद में सेकंड आना चाहिए। इस क्वेश्चन में जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/1.6 की जगह 0.62 लिखोगे, तो आप पहले 4/7 आएगा 0.5 की जगह से, फिर 0.60 की जगह से 3/5 आएगा, फिर 0.62 की वजह से 5/8, और नेक्स्ट कौन आएगा 2/3। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लीजिए, यहाँ पर 2/3 एंड 5/8 की जगह 5/8 2/3 कर लीजिए, जिससे आपका आंसर सही निकल जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा चेंज है, ये चेंज को कर लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिए।